नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए आयोग, और आज हम लेके आए हैं मानव अधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी। बड़े अच्छे से याद है, जब हम 2012-13 में पीएससी दे रहे थे तो ये आयोग जो है मेंस में भी था, अधिनियम था। आयोग तो है, पहले भी था और अभी भी है। पहले अधिनियम भी होता था, राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 है। ये एक अधिनियम भी हुआ करता था और उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हर साल। एक सीधा सा क्वेश्चन है, मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार क्या है? क्या हो सकते हैं मानव अधिकार हमारे? जन्म दिया है मानव को मिल गया, जो जन्मजात हमें अधिकार मिले हुए, जैसे जीवित रहने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, मतलब ऐसे सभी अधिकार जो प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित हो। प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो सब क्या है? मानव अधिकार है। और जो जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं, जैसे राजनीतिक अधिकार, ये जन्म के साथ नहीं मिलता, ये निर्धारित आयु प्राप्त करने के बाद मिलता है। लेकिन मानव अधिकार हमें जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं। मानव अधिकार विश्व भर में व्यक्तियों के वे अधिकार हैं, विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए बुनियादी माने गए हैं, आधारभूत माने गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। वे सब मानव अधिकार है। जैसे भोजन करने का अधिकार, ये मानव अधिकार है। शुद्ध वायु, ये उसका मानव अधिकार है। ये सारे अधिकार जो उसके विकसित होने के लिए आवश्यक है। अब मानव अधिकारों की बात यदि हम देखें तो कब से शुरू हो रही है? कब? तो सबसे पहले जो मानव अधिकारों की घोषणा की बात करें, मानव अधिकारों को कॉन्सेप्ट यदि आया तो वो है 1215। कौन सा? 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन, क्या बोला जाता है इसे? मैग्ना कार्टा का संबंध कहां से है? मानव अधिकारों से है। और ये कब आया था? 1215, ब्रिटेन के सम्राट जॉन मैग्ना कार्टा। फिर आई है मानव अधिकारों की घोषणा, मानव अधिकारों की घोषणा। तो ये 10 दिसंबर 1948, कब? 10 दिसंबर 1948। किसने की थी ये? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। किसने की थी ये? महासभा ने की। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के लिए क्या किया है? तो क्या किया? मानव अधिकारों की घोषणा, सार्वभौमिक घोषणा। सार्वभौमिक मतलब जो सभी देशों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। और कब की थी? 10 दिसंबर 1948।
48 को। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये दूसरी बात याद रखना है। पहला 1215 जॉन, ब्रिटेन के सम्राट जॉन मैग्ना कार्टा, और दूसरा कौन सा? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा 10 दिसंबर 1948। एक और ब्रिटेन से संबंधित एक घटना है 1688। 1688 की ब्रिटेन, कहां की? ब्रिटेन की। और इसने भी दुनिया की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया कि मानव अधिकार देना चाहिए। 10 दिसंबर कब की बात है? 1688। क्या था? ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति। ब्रिटेन की गौरवशाली क्रांति। क्या किया था इसमें? एक सम्राट को हटा दिया, दूसरे ने राज्याभिषेक किया, दूसरे का राज्याभिषेक किया, और इसी शर्त पर किया कि नया राजा जो है ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर करेगा। पहले मानव अधिकारों का जो घोषणा पत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो ही ये सम्राट बना रहेगा, नहीं तो नहीं। तो पुराना राजा तो जो सम्राट है छोड़कर भाग गया, और नए राजा ने जब ह्यूमन राइट्स पर हस्ताक्षर किए तब जाके वो ब्रिटेन का राजा बना था। और क्या नाम दिया इसे? क्या, कौन सी क्रांति बोला? गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति। ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति कब? 1688 गौरवशाली क्रांति। अब देखिए यूरोपीय अभिसमय एक, ये भी याद रखना है हमें। यूरोपीय अभिसमय, यूरोपीय अभिसमय, यूरोपीय अभिसमय, यूरोपीय अभिसमय। तो ये मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए हुआ है 1950 में। देखो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कोई घोषणा की 10 दिसंबर 1948 को, तो सभी देशों से यह अपील की गई थी कि आप अपने अपने स्तर पर अपने अपने देश में मानव अधिकारों का प्रावधान करें। और भारत सरकार ने क्या किया? जो संविधान बना उसी में डाल दिया मौलिक अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 इसमें डाल दी, और सोचा कि हमने मानव अधिकारों के लिए बहुत कुछ कर दिया। ऐसे ब्रिटेन पूरे यूरोपीय महाद्वीप में यूरोपीय संघ ने क्या किया? एक यूरोपीय अभिसमय जारी किया जो महाद्वीप के सभी देशों पर लागू होता है। कब किया? ये 1950 में। मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय, मानवाधिकारों पर अमेरिकी अभिसमय, और ये आया है 1969। अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दोनों देशों पर ये लागू हुआ था। इन्होंने तय किया था कि हम अपने देश में मानव अधिकार लागू करें। अब बात है अफ्रीकी चार्टर, मानव अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर। तो ये अफ्रीकन देशों ने भी ये लिया कब? 1981। तो सभी महाद्वीपों में अपने अपने स्तर पर मानव अधिकारों के लिए घोषणा की गई। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप ने लेट किया, अफ्रीका महाद्वीप ने, तो लेट तक अभी मानव अधिकार लोगों को मिले ही नहीं, वहां पर अभी भी दिक्कतें हैं वहां पर। ठीक, तो जो सबसे पहले जागा यूरोप, सबसे अधिक विकसित, जैसे लेट जागते गए, लेट विकास की ओर आगे बढ़ते गए। मानव अधिकार इतने आवश्यक है, जब मानव अधिकार मिलेंगे तभी तो उसका विकास होगा। तो ये मानव अधिकारों के लिए जो है ये प्रयास विश्व स्तर पर किए गए। मानव अधिकारों का जनक किसे कहते हैं? मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का जनक, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का जनक किसे कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। और किसे कहते हैं?
वो कहते हैं महाशय रेने कैसिंग। महाशय रेने कैसिंग, महाशय रेने कैसिंग क्या कहलाता है? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का जनक। सार्वभौम घोषणा का जनक, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा का जनक किसे कहते हैं? महाशय रेने कैसिंग। ये फ्रांसीसी यहूदी न्यायविद और कानून का विशेषज्ञ। फ्रांसीसी यहूदी व्यक्ति था, यहूदी धर्म का पालक, न्यायविद था मतलब कानूनों का विशेषज्ञ था। और इन्होंने सर्वप्रथम ये जो घोषणा हुई थी उसका जनक, जो 10 दिसंबर 1948 को घोषणा हुई, तो सार्वभौम घोषणा का जनक किसे कहते हैं? महाशय रेने कैसिंग को कहते हैं। एक बुक आई है इसके ऊपर, भारत में मानव अधिकारों के ऊपर एक बुक प्रकाशित हुई थी, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, ये बुक किसने लिखी? कोई बता सकता है? ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, मैसेज करके बताना। तो मैं ही बता देता हूं, ये बुक है सुब्रमण्यम स्वामी। किसने लिखा है? सुब्रमण्यम स्वामी। किसने लिखा? सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये लिखा गया है। तो देखो इतने सारे प्रयास जो है विश्व स्तर पर किए गए हैं, काय के लिए? मानव अधिकारों के लिए। और फिर मानव अधिकार अधिनियम बना 1993 में। मानव अधिकार अधिनियम 1993 में बना, जिसे 4 जून 1994 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा लागू किया गया। मानव अधिकार अधिनियम 1993, काय की बात कर रहे हैं हम? मानव अधिकार अधिनियम 1993। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कब इसके ऊपर? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब बताया मैंने? 4 जून 1994। 8 जून 1994 को ये लागू हो गया, हस्ताक्षर होते ही ये लागू हो गया। इसमें 8 अध्याय, कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय और 43 क्या है इसमें? धाराएं। 43 क्या है? धाराएं हैं। 8 अध्याय और 43 धाराएं हैं। 43 धाराएं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन इस अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ है? या राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन इस अधिनियम की किस धारा के तहत हुआ है? ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक भूमिका हमने बनाई है इसकी, मानव अधिकारों की, कि मानव अधिकार क्या है, सर्वप्रथम ये बात कैसे आई, कब हुई, भारत में इसके लिए क्या प्रयास किए गए। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग सार्वभौम घोषणा किसने की? महासभा के द्वारा की गई। कब की गई? 10 दिसंबर 1948। भारत में मानव अधिकारों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? मौलिक अधिकार, भाग 3, संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार। अब हम गठन 12 अक्टूबर 1993 अभी पढ़ेंगे। गठन कहाँ पढ़ा हमने? राष्ट्रपति 8 जून। अधिनियम है, मानव अधिकार आयोग नहीं पढ़ा अभी हमने। मानव अधिकार आयोग हम पढ़ेंगे। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत गठन, और कब गठन हुआ?
12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। अब बात सीधी सी है कि आयोग को लागू अधिनियम कब लागू हुआ? 1994 में। और आयोग का गठन कब हो गया? 1993 में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय पेरिस सम्मेलन कब? 1991। 1991 में मानव अधिकारों पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ पेरिस में। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया और बोला गया कि आपने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या क्या किया। तो भारत ने बताया होगा, भारत के प्रतिनिधि ने, कि हमने मौलिक अधिकारों के रूप में दिया है। तो बोले उसके बाद कुछ नहीं। तो फिर सबके ऊपर ये जो अंतरराष्ट्रीय सहायता वगैरह सब पर बोला पहले मानव अधिकारों के लिए कोई विशेष प्रयास करो, उसके बाद कुछ करेंगे। तो भारत में तत्काल फिर एक क्या हुआ? अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के तहत इसका गठन हुआ और उस अध्यादेश को फिर अधिनियमित किया गया। और उस अधिनियम के तहत पहले ही क्या है? मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका था। तो पहले अध्यादेश लाया और उस अध्यादेश के तहत ही यह अधिनियम आयोग बन गया था। बात अब समझ में आई? क्लियर है एकदम? पहले अध्यादेश ले आए थे। तो गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993। अब इसकी संरचना देखते हैं हम। संरचना मतलब कितने सदस्य इसमें है। तो संरचना में है 1 धन 5 धन 7। 1 धन 5 धन 7। संरचना 1 धन 5 धन 7। अब 1 कौन होगा? अध्यक्ष। 5 कौन होंगे? 5 कौन होंगे? सदस्य। सदस्य कौन से? वो भी नियुक्त सदस्य। 5 होंगे नियुक्त सदस्य। और 7 कौन होंगे? मनोनीत सदस्य या पदेन। मनोनीत नहीं बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसर। तो ये इस तरीके से इसका गठन होगा। तो 1 होगा अध्यक्ष, 5 होंगे नियुक्त सदस्य और 7 होंगे पदेन सदस्य। ये आयोग कैसा है वैसे? संवैधानिक। कौन सा है? संवैधानिक। क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के तहत इसका गठन किया है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया है क्या? नहीं, इसलिए संवैधानिक है। लेकिन यह एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसा? कि जितने भी संवैधानिक आयोग होते हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन यहाँ पर किसको दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। किसको दिया है? राष्ट्रपति को। क्योंकि एक अध्यादेश लाया गया था और अध्यादेश के तहत इसका गठन किया है, इसलिए किसको दिया? राष्ट्रपति को ही यह अधिकार दिया गया है। तो सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन एक समिति की अनुशंसा पर करेगा। एक समिति की अनुशंसा पर। तो समिति में सदस्य कौन होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सदस्यों के अलावा एक कौन होगा इसमें? महासचिव। कौन होगा? महासचिव। एक कौन होगा? महासचिव। मैं थोड़ी सी यहाँ खिचड़ी बना रहा हूं, आप लोग उसको अलग अलग करते, आप उसको व्यवस्थित तरीके से लिखना, अलग अलग। तो अब ये जो सदस्य हैं 7 पदेन सदस्य होते हैं, तो ये कौन है? तो एक हो गया एससी, एक हो गया एसटी, एक हो गया ओबीसी। एससी, एसटी और ओबीसी ये इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होंगे। एक है महिला, एक है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, और एक वो जो कल पढ़ा बाल संरक्षण आयोग। कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए।
अब एक बचा है, तो वो आयोग नहीं है, वो है आयुक्त, वो है आयुक्त, वो है विकलांग जनों के लिए, विकलांग जनों के आयुक्त। ये इतने लोग जो है वो उसके पदेन सदस्य होते हैं, 7। क्लियर हो गई? इसमें से क्वेश्चन बनता है कभी भी, कौन है और कौन नहीं, कौन है कौन नहीं है, अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। तो पदेन सदस्य कौन? एक एसटी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, सदस्य नहीं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय विकलांग जनों का आयुक्त। ये इसके सदस्य होते हैं। और ये कैसे हैं? पद। इसका कोई कार्यकाल होगा क्या? नहीं, ये हमेशा ये सदस्य बदलते जाएगा, जो नया नियुक्त होगा वो उसका सदस्य अपने आप बन जाता है। अब एक महासचिव की बात करते हैं। ये महासचिव कौन होता है? एक महासचिव होता है इसका तो प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग क्या करता है? ये प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग ये करता है। तो मतलब जो भी कार्य करना है, नियमावली बनाना, ये करना, वो मतलब लिखने वाला कार्य किसके द्वारा? महासचिव के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी कौन होता है? ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी कौन होगा? ये भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, आईएएस, सीनियर आईएएस लॉबी का सदस्य ये होता है। बात क्लियर हो गई? और यही प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करता है। और इसके खर्चों की जो जांच होती है वो कौन करेगा? सीएजी करेगा। वार्षिक खर्चों की जो जांच होती है वो कौन करेगा? सीएजी करता है। सीएजी करता है। अब सदस्य देखिए, अध्यक्ष तो हमें पता है, अध्यक्ष कौन होगा इसमें? वापस यहां आते हैं। अध्यक्ष के लिए योग्यताएं है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश है या रहा हो, है या फिर रहा हो, एक ही शर्त है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या फिर रहा हो। जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई सुप्रीम, जैसे एच.एल. दत्तू की बात करें, रंगनाथ मिश्र की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। अब हम देखेंगे सदस्य, ये नियुक्त सदस्य कितने होते हैं? 5। नियुक्त सदस्य कितने हैं? 5। तो इसमें एक सदस्य, फिर एक सदस्य और फिर कितने? 3 सदस्य। तो एक सदस्य और एक सदस्य और एक सदस्य। तो एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है? अब मुख्य हट गया, अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। वो अन्य भी हो सकता है, मुख्य भी हो सकता है। तो मुख्य को तो रखेंगे नहीं, अन्य को ही रखेंगे। तो एक सदस्य कौन? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। बात क्लियर हो गई? अब दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, रहा वर्तमान में हो या रिटायर हो गया हो, लेकिन उसे भी सदस्य बना सकते हैं। एक सदस्य ऐसा होगा, एक सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा और एक हाई कोर्ट से एक सदस्य लिया जाएगा। फिर 3 सदस्य जो होंगे वो मानव अधिकारों के विशेषज्ञ, मानव अधिकारों के विशेषज्ञ,
मानव अधिकारों के विशेषज्ञ। तो एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है, एक सदस्य किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। सदस्य जो है मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? किसी को कोई डाउट इसमें? यहाँ तक शुरू से लेकर आखिरी तक किसी को कोई डाउट? अब नियुक्ति कौन करता है? अब इसका मुख्यालय देखते हैं। तो मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय है नई दिल्ली में, दिल्ली में। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक सदस्यों की सिफारिश के आधार पर 6 सदस्यों की, 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर। इसमें भी क्वेश्चन छुपा हुआ है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से भी कौन शामिल होता है कौन नहीं होता है। इस साल भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, यही आया था, दूसरा आया था, दूसरा आया था, पर आया था कि सदस्यों नियुक्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है उसमें कौन शामिल नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो एक होता है प्रधानमंत्री, ये कौन है इसमें? प्रधानमंत्री। और ये होते हैं अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, और वो समिति जिसकी सिफारिश करती है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री कौन है इसका? अध्यक्ष। फिर लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा इसका? सदस्य होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? इसका सदस्य होगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता, ये सब क्या है इसके सदस्य। लोकसभा में विपक्ष का नेता। राज्यसभा का, राज्यसभा का कौन आएगा? सभापति या उपसभापति? कौन आएगा? उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति ये होता है, क्योंकि सभापति तो उपराष्ट्रपति होता है, वो नहीं होता, उपसभापति होता है। राज्यसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, हो गए 6 सदस्य। तो ये 6 सदस्यों की, और एक है इसमें एक कौन है इसमें? एक है इसमें भार साधक मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। भार साधक मंत्री मतलब जिसके भी पास वो मंत्रालय होगा, हो सकता है कभी वित्त मंत्री को दे दे, किसी को कर दे, इसलिए भार साधक मंत्री। तो ये, क्योंकि ये तो राज्यसभा का विपक्ष का नेता एक ही होगा, लेकिन अब ये गृह मंत्रालय, एक कभी कभी क्या होता है एक ही मंत्री को 2-2, 3-3 मंत्रालय भी दे देते हैं, इसलिए जिसके भी पास भी गृह मंत्रालय होगा वो। तो ये 6 सदस्यीय समिति, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्लियर हो गई ये बात? ये उसकी नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति होती है। अब है त्यागपत्र। त्यागपत्र, त्यागपत्र वो पद से हटाया जाना। त्यागपत्र व पद से हटाया जाना। अब यहां दिक्कत है, अब सिफारिश किसने की है? प्रधानमंत्री और उसकी समिति ने। तो त्यागपत्र भी किसको देगा? उसी को देगा। किसको? राष्ट्रपति को। लेकिन हटाएगा तो हटाने का अलग है। तो त्यागपत्र यदि देगा, त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को, अध्यक्ष को संबोधित करके राष्ट्रपति,
कोई अध्यक्ष यदि यदि इसका अध्यक्ष दे रहा है तो सीधा राष्ट्रपति को दे देगा, और सदस्य दे रहा है तो अध्यक्ष को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को देगा। सदस्य यदि त्याग पत्र दे रहा है तो किसको? राष्ट्रपति को। अध्यक्ष को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति को। लेकिन यदि उसको पद से हटाया जाना है तो फिर कौन, कैसे हटाएंगे उसको? सुप्रीम कोर्ट से जांच होने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट से जांच होने के बाद में राष्ट्रपति हटाएंगे। तो साबित कदाचार यदि है तो राष्ट्रपति, लेकिन कब? नहीं, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और सुप्रीम कोर्ट की जांच कैसे होती है पता है? उसको लोकसभा में जाना पड़ेगा तो 100 सदस्य होने चाहिए, राज्यसभा में जाता है तो 50 सदस्य, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, वो जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं, और फिर उसे पद से हटाया जाएगा। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे दिवालिया, मानसिक स्थिति, शारीरिक शिथिलता, जो अन्य इसमें होता है उसके आधार पर उसे हटाया जाएगा। क्लियर हो गया? त्यागपत्र या पद से हटाया जाए। अब एक और बात यहाँ पे नियुक्ति के संबंध में एक और छूट गई है। जो 2 सदस्य जो थे वो कैसे थे? न्यायिक प्रकृति के थे। न्यायिक प्रकृति के थे। न्यायिक प्रकृति के ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो, और किसी भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो। जब इन 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश जरूरी होती है। ये 3 सदस्य जो है अंत के, ये तो इनके द्वारा ही नियुक्त कर दिए जाएंगे, लेकिन ये 2 सदस्य जब नियुक्त करना हो तो फिर यहाँ पे 7वां सदस्य और हो जाएगा। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना है या नहीं, तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश आवश्यक है। अब हम देखेंगे पदावधि। पदावधि एक बार नियुक्त किया जाता है, कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? तो पदावधि है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। जो भी पहले हो, क्या लिखा हमने? जो भी पहले हो, जो भी पहले। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ये इसकी। पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन एक बार नियुक्त हो गए तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन अन्य किसी पद पर ये नियुक्त भी नहीं हो सकते। इस पद पर भी नियुक्ति नहीं हो सकती, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, और अन्य जगह पर भी उनकी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, प्रतिबंधित है। क्लियर हो गया? अब यदि बीच में यदि कोई त्यागपत्र वगैरह दे दे तो फिर क्या होगा? शेष कार्यकाल के लिए नियुक्ति होगी। ठीक, तो यदि कोई अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को नए अध्यक्ष की नियुक्ति होते तक उसे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन कौन देगा? अध्यक्ष, राष्ट्रपति देगा। राष्ट्रपति अध्यक्ष यदि त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए, तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति होते तक राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर सकता है। बात क्लियर हो गई है? लेकिन तब तक जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो सकती। कठिन कर सकते हैं, शेष कार्यकाल के लिए नहीं है ये। दूसरे आयोग में देखा था अपने शेष कार्यकाल के लिए, लेकिन यहाँ पे शेष कार्यकाल के लिए नहीं है। राष्ट्रपति तब तक उसे अध्यक्ष बनाएगा जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भी राष्ट्रपति इसे नियुक्त नहीं करता। नियुक्त कौन करते हैं? ये 6 सदस्यों की सिफारिश पर। तो ये 6 सदस्य जब सिफारिश करके नया अध्यक्ष चुनकर दे देंगे तो फिर राष्ट्रपति जो है वो सदस्य को बोलेगा कि अब तुम सिर्फ सदस्य रहो, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जरूरत
यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम पढ़ते हैं कार्य कौन कौन से करता है। तो सीधी बात है, जो मानव अधिकार पड़े हैं उनकी रक्षा के लिए जो भी कार्य हो ये कार्य करता है। तो कौन से कार्य करेगा, बड़े अच्छे से सुनेंगे सिर्फ इसे। तो स्वयं की प्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति, स्वयं की प्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति, मानव अधिकार आयोग है, एक पिंजरे में बंद नहीं है ये, इसको मैदान में जाकर लड़ने की आजादी है। ऐसा नहीं कि जो उसके बाद जाएगा उसी की बात सुनेगा, नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते ही नहीं है वहां तक, तो ये पता भी लगा सकता है। तो क्या स्वयं की प्रेरणा से या पीड़ित व्यक्ति या अन्य किसी की शिकायत द्वारा, अब कोई व्यक्ति पीड़ित है, बंदी बनाकर रखा गया है, आयोग को कैसे पता चलेगा? आयोग को तो तभी पता चलेगा ना जब कोई व्यक्ति सूचित करे। जैसे कहीं बांध वगैरह बन रहा हो, लोगों की जमीन अधिग्रहित की जा रही हो और उनको मुआवजा वगैरह नहीं मिल रहा हो, जिसकी जमीन जा रही हो गरीब है, अशिक्षित है, उनको पता ही नहीं है, तो कोई एनजीओ वगैरह उनकी इधर से आयोग के पास जा सकता है। जाते भी एनजीओ वगैरह, एनजीओ वगैरह जाते हैं, मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो ये क्या, स्वयं की प्रेरणा से पीड़ित व्यक्ति स्वयं या पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य कोई व्यक्ति या एनजीओ वगैरह भी शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सकता है। यदि कोई एनजीओ की मतलब स्वयं की प्रेरणा से कोई व्यक्ति स्वयं शिकायत करे या उस व्यक्ति की ओर से अन्य कोई शिकायत करे, तब मानव अधिकार आयोग इस मामले की जांच कर सकता है। लेकिन मामला जो है वो 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना। 1 वर्ष से अधिक पुराना मामला है तो फिर आयोग जांच नहीं करेगा। बात समझ में आ गई है? दूसरा, कोई यदि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, ये तो सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं। यदि लोक सेवक ही मानव अधिकारों का उल्लंघन करता हो, जैसे हमारे अधिकारी जो होते हैं वो किसी प्यून को 24 घंटे के लिए काम करने के लिए प्रेरित करें, बीमार हो और उसकी छुट्टी ही न, कई बार अक्सर होता है ना, कोई सुसाइड कर लेता है कर्मचारी, तो उसका जो हेड होता है ना वो उसकी आफत हो जाती है और सीधा सा बोल देते परिवार वाले, ये तो प्रताड़ित किया जाता था, जब देखो तब काम 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 करते थे, छोटी छोटी बात के ऊपर इसको डांटते रहते थे, तो वो अधिकारी की जान जो है आफत में आ जाती है, सीधा मानव अधिकारों के हनन का केस उसके ऊपर लगता है। तो क्या यदि कोई लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया तो तब भी इसकी जांच कर सकता है। कोई वाद जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो, कोई वाद जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो और न्यायालय में दर्ज हो। वाद कब होता है? जब किसी न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध होता है। कोई वाद यदि किसी न्यायालय में दर्ज हो तो उस न्यायालय की अनुमति लेकर, उस न्यायालय की अनुमति लेकर, ऐसे नहीं कि बात दायर हुआ अरे चले जांच करने के लिए, नहीं, उस न्यायालय की अनुमति लेकर, जहां पर भी वो वाद दर्ज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हो तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगा, किसी राज्य के हाई कोर्ट में दर्ज हो तो उस राज्य के हाई कोर्ट से अनुमति लेना पड़ेगा। तो क्या कोई बात जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो तो उस न्यायालय की अनुमति के बाद जांच कर सकता है। अब जैसे किसी सुधार गृह की बात करें, किसी जेल की बात कर रहे हैं, किसी हॉस्टल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई यदि मानव अधिकारों के संबंध में जांच करना हो तो भी जांच कर सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं जा सकते वहां पर। किससे अनुमति लेना पड़ेगा? राज्य सरकार से, राज्य सरकार से। ठीक, तो राज्य सरकार की अनुमति से किसी जेल या सुधार गृह की भी ये जांच कर सकता है। ये जांच से संबंधित हुए, ठीक है। स्वयं के संज्ञान लेने पर, किसी व्यक्ति की शिकायत लेने पर, या उस व्यक्ति की ओर से किसी अन्य की शिकायत पर ये जांच कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा? यदि किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो तब ये जांच कर सकता है। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी न्यायालय में वाद हो तो उस न्यायालय से अनुमति लेकर भी ये जांच कर सकता है। राज्य सरकार से अनुमति लेकर कहां पर? जेल या सुधार गृह या हॉस्टल वगैरह में भी ये जांच कर सकता है। अब मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, ये तो सामान्य कार्य है।
मानव अधिकारों के लिए और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए अनुसंधान करना और उनका संवर्धन करना। पहले से अनुसंधान हो चुका है तो उसको और अच्छे तरीके से लागू करना, उसे बढ़ाना, ये काम भी इसका है। मानव अधिकारों से संबंधित संधियों, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई संधि वगैरह, जैसे पेरिस की बात कर रहे हैं, पेरिस संधि, तो ऐसी जो संधियां वगैरह हुई है, सम्मेलन होते हैं, तो उनका अध्ययन करना, वे क्या निर्देश दिए गए थे सरकार को। सरकार तो भूल भी सकती है कि सरकार को ध्यान तो चुनाव लड़ने का रहता है। जो संधि हुई है तो सरकार को तो याद ही नहीं रहता, सरकार के पास ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसा हुआ है तो उसका अध्ययन वगैरह पूर्ण करता है मानव अधिकार आयोग, और बार बार सरकार को याद दिलाते रहता है कि हमें इस क्षेत्र में ये काम करना है। और सरकार का प्रतिनिधि जो है वहां जाता है संधि में, और जो रिपोर्ट होती है वो मानव अधिकार आयोग को दे देते हैं कि अब देखो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें, मानव अधिकारों से संबंधित संधियों, अंतरराष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन की सिफारिश करना, कि जो निर्देश मिले हैं उनको जैसा को वैसा लागू करने की सिफारिश भी ये कर सकता है। संविधान या मानव अधिकारों के लिए लागू विधि का पुनरावलोकन करना, संविधान में जो प्रावधान है या अन्य कोई विधि बनाई है, जैसे संविधान अनुच्छेद 12 से 15, 35 और विधि मानव अधिकार आयोग अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार अधिनियम 1993। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जो मानव अधिकारों के लिए विधियां बनाई गई है, जो कानून बनाए गए, उसको लागू करवाना, ये काम भी इनका है। मानव अधिकारों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं को और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जो एनजीओ वगैरह है जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए या मानव अधिकारों को लागू करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संस्थाओं को सहयोग करना ताकि वो और बेहतर तरीके से कार्य कर सके। तो हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। शॉर्ट में एक रिवीजन करते हैं। तो गठन किस अधिनियम के तहत, मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। कब गठन हुआ है, 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993। मुख्यालय कहां पर है इसका, नई दिल्ली में। कैसा निकाय है ये, संवैधानिक। कैसा निकाय है, संवैधानिक। पदावधि कितनी बार, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। त्यागपत्र को किसको देता है ये, राष्ट्रपति को। आधार क्या होता है, साबित कदाचार और फिर असमर्थता, जांच, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और सिफारिश कौन करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्यीय समिति। संरचना 13 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 5 नियुक्त सदस्य और 7 पदेन सदस्य। नियुक्ति की सेवा शर्तें क्या है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। और पदमुक्ति के बाद में ये भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन अन्य कोई पद ये ग्रहण नहीं कर सकता है। शक्ति ये छूट गया था हमारा पहले। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। सिविल न्यायालय की शक्ति हम 4 दिन से पढ़ रहे हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति और ये एक भारतीय दंड संहिता की धारा 21 ये पढ़ा अपन ने। सीपीसी की धारा 21 के तहत ये क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। लोक सेवक इनको समझा जाता है। महासचिव एक सदस्य, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी। वर्तमान में जयदीप गोविंद, वर्तमान में इसके अध्यक्ष सचिव कौन है, जयदीप गोविंद। अनुदान कौन देता है इसे, केंद्र सरकार। और उनके खर्चों की जांच कौन करता है, सीएजी करता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। सिर्फ रंगनाथ मिश्र बोलने से काम नहीं चलेगा बंधु, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेंस में,
और रंगनाथ मिश्र लिखा तो 2 ही नंबर मिलेंगे। 3 नंबर कब मिलेंगे? जब आप लिखोगे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में कौन है? अरुण मिश्र, अरुण कुमार मिश्र। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? ये केंद्र सरकार को देते हैं। वार्षिक प्रतिवेदन किसको देते हैं? ये केंद्र सरकार को देते हैं और वो संसद के सम्मुख रखती है। यदि हम शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, कई बार क्वेश्चन बने हैं, निम्नलिखित में से कौन इसका अध्यक्ष नहीं रहा है? तो अध्यक्ष यदि देखें तो सबसे पहले थे रंगनाथ मिश्र। पहले अध्यक्ष को न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, लिखना मना है। दूसरे श्री एम वेंकटचलैया। दूसरे कौन थे? श्री एम वेंकटचलैया। तीसरे थे जे एस वर्मा। सब में न्यायमूर्ति लगाएंगे हम। पहले रंगनाथ मिश्र, उसके बाद श्री एम वेंकटचलैया, श्री जे एस वर्मा, श्री ए एस आनंद। चौथे कौन? ए एस आनंद। पांचवे थे शिवराज वी पाटिल, ये कार्यवाहक थे। शिवराज वी पाटिल कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्य थे और इनके पदत्याग के कारण इन्हें अध्यक्ष का प्रभार मिला था। फिर है न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू। फिर गोविंद प्रसाद माथुर, ये कार्यवाहक थे। गोविंद प्रसाद माथुर, ये कार्यवाहक। उसके बाद में केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन। 2016 के पीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान में कौन है, और उस समय नियुक्त तो हो गए थे एचएल दत्तू एग्जाम के 1-2 महीने पहले, लेकिन हमने किताब, हमें आदत थी किताब को याद करने की, आयोग की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन, केजी बालकृष्णन। चलते फिरते हमने जो है एचएल दत्तू याद कर लिया, और जब एग्जाम में आंसर लिख रहे थे तो बार बार एग्जाम में मुझे जो है ना एचएल दत्तू ही याद आ रहा था, और मैं किसको याद कर रहा था? केजी बालकृष्णन को याद कर रहा था। और एंड टाइम पे आखिरी में जब मुझे कॉपी सबमिट करना था तब मुझे याद आ गया केजी बालकृष्णन, तब मैंने लिखा केजी बालकृष्णन। और जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आया, एक से पूछा, यार मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू, मुझे सुना ही नहीं आया। मैं फिर से बोलो दत्तू, मैं फिर से बोलो, अच्छे से याद है। बोलते एचएल दत्तू, सिर पकड़ लिया मैंने कि वो बार बार बोल रहा था, एचएल दत्तू साहब बार बार बोल रहे थे मेरे को, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। और मैं किनके पास जा रहा था? बालकृष्णन जी के पास जा रहा था। उनका नाम मैं याद कर रहा था और याद आए भी। उन्होंने बोला भी मेरे से काम चलता हो तो मेरे को भी लिख दो, लेकिन मेरे से काम नहीं चलेगा। और मैंने लिखा और गलत भी करके आया था। तो केजी बालकृष्णन जी, और उसके बाद में न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, और वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र। तो ये पढ़ा हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। सेम ऐसी बात हम पढ़ेंगे, सेम ऐसी बात राज्य मानव अधिकार आयोग या मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। मुश्किल से 5 मिनट लगेगा और खत्म हो जाएगा। तो राज्य मानव अधिकार आयोग, इसका भी गठन जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही हुआ है, लेकिन वहां धारा 3 की जगह दूसरी धारा आ जाएगी। तो ये हुआ है धारा 3 के तहत, धारा 3 के नहीं, धारा 21 धारा 21 के तहत, ठीक, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 21 के तहत मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो यहां क्या लिखेंगे आप? धारा 21। और राष्ट्रीय स्तर का देखें तो धारा 3, और राज्य स्तर का देखें तो धारा 21। टोटल कितनी धाराएं हैं इसमें? 43 धाराएं हैं। तो धारा 3 और धारा 21 में मानव अधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। धारा 3 में राष्ट्रीय और धारा 21 में राज्य। गठन कब हुआ? 13 सितंबर 1995। गठन 13 सितंबर 1995।
ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। मुख्यालय कहां पर है इसका, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल, पर्यावास भवन भोपाल, पर्यावास भवन भोपाल में है। निकाय कैसा है, ये भी सांविधिक निकाय जो है ये है सांविधिक निकाय, सांविधिक। और पदावधि, पदावधि वही है 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। नियुक्ति कौन करेंगे इनकी, राज्यपाल। कौन करेंगे, राज्यपाल, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर। और समिति में कौन होगा, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, अध्यक्ष कौन होंगे इसमें, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की जाती है। त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को। त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, लेकिन उसकी जांच करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। जांच यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, ये मत बोलना हाई कोर्ट, गलत हो जाएंगे। जांच यहां पर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, सुप्रीम कोर्ट। इसका संरचना देखें तो संरचना में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य, अध्यक्ष और 2 सदस्य। पदेन सदस्य इसमें नहीं होते, पदेन सदस्य इसमें नहीं होते। जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 7 सदस्य पदेन होते थे, यहां पर पदेन नहीं होते। तो जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा। अध्यक्ष जो होगा वो मुख्य सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। और एक सदस्य यही है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। जो अध्यक्ष है वहां मुख्य की बात की हमने, और जो सदस्य है वहां पर सिर्फ न्यायाधीश की बात की है। एक अन्य सदस्य जो है वो क्या होगा, मानव अधिकारों का विशेषज्ञ होगा। तो हमने क्या देखा, नियुक्ति। हम देखते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता देखी अपन ने, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। और सदस्य जो है, अब सदस्य 2 होते हैं इसमें, तो 1 और 1 2। तो एक सदस्य क्या है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा हो। लेकिन एक और शर्त है, एक और शर्त है, जिला न्यायाधीश भी चल सकता है इसमें, जिला न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या 7 वर्ष का अनुभव। जिला न्यायाधीश 7 वर्ष का अनुभव। तो ऐसे व्यक्ति को भी ये एक सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। लेकिन दूसरा सदस्य क्या हो, मानव अधिकारों का विशेषज्ञ। दूसरा सदस्य कौन होगा, मानव अधिकारों का विशेषज्ञ रहा हो। एक सचिव होता है इसमें, ऊपर महासचिव पढ़ा था हमने, और इसमें कौन होता है, सचिव। सचिव जो होता है सभी प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का ये प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे इसमें पद से हटाया जाना है, पद से हटाया जाना। कौन हटाएगा इनको पद से, पद से हटाया जाना। देखो ये त्याग पत्र जो है राज्यपाल को दे सकते हैं, त्याग पत्र किसको देंगे, ये राज्यपाल को। लेकिन पद से हटाने की बात हो तो जांच कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट करता है, तो राज्यपाल क्यों हटाएंगे उसको। जब एक बार हम ऊपर गए तो उधर ही जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। जांच राज्यपाल सॉरी सुप्रीम कोर्ट करता है, तो हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी जांच कौन करेगा। देखो त्याग पत्र देना है तो राज्यपाल को देंगे,
लेकिन यदि इसको हटाया जाता है कदाचार के आधार पर तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा, तो उसको हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाता है। कौन है अभी वर्तमान में? नरेंद्र कुमार जैन। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। अब समिति की बात की थी, इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है और वो समिति इनके सदस्यों की नियुक्ति करती है। तो उस समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं ये भी देख लेते हैं। 4 सदस्यीय समिति होती है और उधर कितने? 6 सदस्यीय समिति और इसमें 4 सदस्यीय समिति होती है। तो 4 सदस्यीय समिति है, तो इसमें अध्यक्ष हो गया मुख्यमंत्री। अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। एक सदस्य जो होगा वो होगा विधानसभा का अध्यक्ष। अब समिति में भी देख लेते हैं, इसको भी अच्छे से लिख लेते हैं। समिति, तो अध्यक्ष कौन होगा इसमें? अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री और फिर है सदस्य। सदस्य में कौन होगा? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधान सभा का अध्यक्ष। अब दूसरा सदस्य कौन होगा? तो ये होगा विधानसभा का विपक्ष का नेता। ये क्वेश्चन भी बना था ना किसी टेस्ट में, विधान क्या इसी साल पीएससी में पूछा। राज्यपाल का नाम दे दिया था उसने। हाँ, राज्यपाल का नाम दे दिया था। गुड। तो विधानसभा में विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता, राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री। राज्य की विधान सभा में कौन सा? गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री से गृह मंत्री भी बोल सकते हैं। गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। अब ये तो उन राज्यों के लिए है जहां विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहां विधान परिषद है, जैसे आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये जहां विधान परिषद है, तो वहां पर 2 सदस्य और होंगे। जहां विधान परिषद है, जहां विधान परिषद है, तो वहां पर 1, 2, 3 सदस्य तो ये होंगे, चौथा भी होगा और 5वां भी होगा। तो चौथा सदस्य होगा विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद का सभापति और दूसरा होगा विधान परिषद में विपक्ष का नेता। मतलब विधान परिषद का नेता और विपक्ष का नेता। सभापति मतलब विधान परिषद का नेता है, विधान परिषद का सभापति भी बोल सकते हैं, है ना? हाँ, ठीक है, एक ही बात है। तो विधान परिषद का सभापति होगा और एक विधान परिषद के विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। अब ये कार्य कौन से करता है? सेम, प्रकृति एक जैसी है, प्रकृति एक जैसी है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भी, राज्य मानव अधिकार आयोग की भी, लेकिन क्षेत्र सीमित है। ये मध्य प्रदेश के लिए करेगा, पूरे भारत के लिए करेगा। फिर हमें 7वीं अनुसूची में जाना पड़ेगा। मानव अधिकार को कौन सी दिए? केंद्रीय सूची, 97 विषय। और ये कौन सी सूची में? जो राज्य सूची में जो वर्णित विषय है उससे संबंधित यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो राज्य मानव अधिकार आयोग कार्यवाही करेगा, नहीं तो फिर कहां भेजेगा उसको? क्लियर होगी ना बात? लेकिन समवर्ती सूची भी है, समवर्ती सूची पर केंद्र भी कार्य कर सकता है और राज्य भी कर सकता है, यहाँ पर भी है। लेकिन यदि कोई मामला केंद्रीय मानव अधिकार आयोग ने उठा लिया तो फिर वहां राज्य मानव अधिकार आयोग हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जब तक केंद्रीय मानव अधिकार आयोग समवर्ती सूची पर कार्य नहीं करता तब तक राज्य मानव अधिकार आयोग उस पर कार्य कर सकता है। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। कार्य भी पढ़ लिया, न्यायिक शक्तियां इसको दी गई है, तो वही समन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पे गवाह ले सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है, ये सब कार्य ये
कर सकता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। हमारे साथ में बने रहिए, हमारे साथ में जुड़े, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगला वीडियो जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।